जहां तक वरुण शूल और व्यापारी शूल का सवाल है, वे केवल पहली आकाशीय परत पर थे। जीनियस जो अपने साधना के स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकते हैं। रुद्रसेन ने आह भरी। दुनिया में कई जीनियस थे। रुद्रसेन उनसे उच्च साधना स्तर के काश्तकारों को हरा सकते थे, लेकिन अन्य प्रतिभाएं शूल कबीले के 3 भाई बहनों की तरह ही ऐसा कर सकती थीं। वो अपने कदमों पर नहीं रुके। एक पहाड़ में रुद्रसेन ने एक युवा कृषक को एक क्रूर जानवर को हराते हुए देखा और एक परीक्षा ताबीज प्राप्त किया। 1 दर्जन काश्तकारों ने उसे घेर लिया और परीक्षा ताबीज चुराने की कोशिश की, लेकिन युवा कृषक निर्दयी था। उसने किसानों की खेती को पंगु बना दिया और फिर चला गया। डूबे। वो एक निर्दयी व्यक्ति है। बेवकूफ़ों का एक समूह जो उसे जानता भी नहीं है, उस पर आरोप लगाकर मौत की सजा दे रहा है। किसी ने बड़बड़ाया। रुद्रसेन ने भौंरे सिकोड़ी। शिनरू दुबे एक मजबूत कृषक थे। उनकी तरह वे भी प्रतिभाएं थीं जो अपने साधना के स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकते थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय वास्तव में एक बड़ा संप्रदाय है। हर साल वे कई प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकते हैं। रुद्रसेन ने सोचा। वो उड़ गया। लेकिन जब रुद्रसेन एक जंगल से गुजर रहे थे तो उन पर बिजली की तरह तेजी से लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। चांदी के कपड़े पहने एक युवा कृषक प्रकट हुए और उन्होंने अपनी हथेली से रुद्रसेन पर हमला किया। वो रुद्रसेन को एक ही आक्रमण से हराना चाहता था। बैंग। पलक झपकते ही रुद्रसेन और उस व्यक्ति की हथेलियां टकरा गईं। एक भयानक शक्ति रुद्रसेन की ओर बढ़ी और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। युवा किसान ने भौहें चढ़ा लीं। उसने सोचा कि वो रुद्रसेन को चुपके से आक्रमण से हरा सकता है। होश। वो जल्दी से चला गया। वो लड़ना नहीं चाहता था। वो बहुत मजबूत है। रुद्रसेन बुदबुदाया और उसने अपना हाथ हिलाया। उसका हाथ सुन्न हो गया था। एक दिन बाद रुद्रसेन ने फिर से चांदी के कपड़े में कृषक को देखा। उसने 3 बेहद मजबूत काश्तकारों पर हैरानी से हमला किया था। उनमें से एक बेहोश हो गया और दूसरा घायल हो गया। निर्मल, तुम्हारी हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? अन्य 2 काश्तकार गुस्से से दहाड़ने लगे। निर्मल नाम के युवक ने उपहास किया। उसने कुछ नहीं कहा और अन्य 2 पर हमला करना जारी रखा। जल्द ही उसने घायल किसान को समाप्त कर दिया। फिर उसने तीसरे किसान के साथ 20 से अधिक राउंड तक लड़ाई की और उसे भी हरा दिया। बस तुम रुको, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तीसरे किसान ने निर्मल को घूरते हुए कहा। तुम्हें ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने का मौका भी नहीं है। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? वापस जाओ और कुछ महीनों के लिए आराम करो। निर्मल ने उपहास किया और किसान का दाहिना पैर तोड़ दिया। यह आदमी वास्तव में निर्दयी है। रुद्रसेन बुदबुदाया। निर्मल ने तीनों लोगों के भंडारण की अंगूठियां ली और परीक्षा के टोकन निकाले। उनमें से कुल 7 थे, जैसा कि अपेक्षित था। मुझे मजबूत काश्तकारों को लूटना चाहिए। उनके पास आमतौर पर 1 से अधिक परीक्षा टोकन होते हैं। निर्मल ने परीक्षा का टोकन लिया और जल्दी से चला गया। दिन बीत गए। 9वें दिन रुद्रसेन ने एक दुष्ट बाढ़ अजगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसे हराने के बाद रुद्रसेन ने बाढ़ अजगर की गुफा से 3 परीक्षा बैज प्राप्त किए। हा 135 परीक्षा टोकन। रुद्रसेन हंस पड़ा। उसने समय की गणना की। वापस जाने का समय हो गया था। रुद्रसेन जंगल से उड़ गया। जंगल में कुछ दूरी पर एक बड़ी लड़ाई हुई। 7-8 लोग जमीन पर पड़े हुए थे। 2 किसान लड़ रहे थे। निर्मल फिर से। रुद्रसेन बुदबुदाया। निर्मल वास्तव में शक्तिशाली था। उसने आखिरी किसान को भी बाहर निकाल दिया जो पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने इन लोगों से 12 अव्यापन टोकन छीन लिए। ये समय के बारे में है। मुझे आराम करने की जगह ढूंढनी चाहिए। निर्मल ने एक गहरी सांस ली। वो लगातार लड़ाइयों से थक गया था। अचानक निर्मल को एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह कौन है? निर्मल के हाव भाव बदल गए। कोई उस पर चुपके से घुस रहा था। वो मुड़ा। बैंग। 1 सेकंड बाद निर्मल के सिर पर एक काली मुट्ठी लगी। निर्मल ने एक भयानक चीख मारी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मुझ पर चुपके से हमला किसने किया? फिर वो बेहोश हो गया। रुद्रसेन बैठ गया और निर्मल की अंगूठी ले ली। उन्होंने अपनी दिव्य जागरूकता के साथ इसकी जांच की और पाया कि निर्मल के पास 97 परीक्षा टोकन थे। आप हाल ही में बहुत से लोगों को लूट रहे हैं। रुद्रसेन ने सभी परीक्षा टोकन ले लिए और निर्मल के बगल में अंगूठी फेंक दी। ये किक तुम्हारे द्वारा मुझ पर पहले किए गए चुपके से हमले के लिए है, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन ने निर्मल के चेहरे पर अपना पैर रखा और उस पर एक बड़ा पदचिन्ह छोड़ दिया। फिर वो संतुष्ट होकर चला गया। परीक्षा का समय लगभग हो गया था। कई लोग जंगल की गहराई से बाहर निकल रहे थे। 1 लाख से अधिक लोग थे, लेकिन केवल 1000 परीक्षा टोकन थे। कई परीक्षा टोकन भी थे जिन्हें शक्तिशाली जानवरों की मांद में रखा गया था या बहुत छिपे हुए स्थानों में छिपाया गया था। पाए गए परीक्षा टोकन की कुल संख्या लगभग 7 से 800 होने का अनुमान लगाया गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि कितने लोगों ने परीक्षा टोकन प्राप्त नहीं किया था।
कई लोग निराश होकर बाहर चले गए, उम्मीद करते हुए कि वे अगले साल परीक्षा पास कर सकते हैं और इस साल के बारे में भूल जाएं। देखो, क्या वो निर्मल नहीं है? निर्मल की ओर इशारा करते हुए कई लोग बुदबुदाए। पुफ! सच में, क्या ये वास्तव में निर्मल है? कोई हंसा। निर्मल के माथे पर एक बड़ा उभार था और उसके चेहरे पर एक पैर का निशान था। ये स्पष्ट था कि उसे पीटा गया था और वो बेहद शोकजनक स्थिति में था। निर्मल बेहद उदास लग रहा था। उसके लिए दूसरे लोगों के परीक्षा टोकन चुराना बहुत मुश्किल था। जिन लोगों ने परीक्षा टोकन पा लिया था, शायद वे पहले ही चले गए हों। जब निर्मल ने सोचा कि कैसे उसके 90 परीक्षा टोकन चोरी हो गए हैं, तो उसे किसी की हत्या करने का मन हुआ। उस पर हमला किसने किया था? भाई निर्मल, अपना चेहरा देखो, किसी ने निर्मल को याद दिलाया। निर्मल ने झट से एक कांच से दर्पण निकाला और उसे देखा। आह! निर्मल ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, बवा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। समय आने पर मैं तुम्हें कीड़े की तरह रौंद कर मार डालूंगा। निर्मल इतना घबराया और उदास कभी नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उस पर हमला किसने किया था। निर्मल किसी से नहीं डरता था। तभी उनके सामने कोई चिल्लाया, हर कोई परीक्षा टोकन बेच रहा है, चलो चलते हैं। क्या? परीक्षा टोकन बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य कौन नहीं बनना चाहता? कई लोग हैरान रह गए। लेकिन फिर बड़ी संख्या में किसान उस जगह की ओर भागे जहां परीक्षा टोकन बेचे जा रहे थे। जब वे पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो जगह पहले से ही लोगों के समुद्र से घिरी हुई थी। हर कोई, हम गुणवत्ता बेच रहे हैं, हम सुरक्षा बेच रहे हैं और हम लाभ बेच रहे हैं। परीक्षा टोकन 2000 उच्च श्रेणी के आत्मपत्थरों के लिए बिक रहे हैं। जल्दी करो और खरीदो। पहले आओ, पहले पाओ। देर से आने वाले स्टॉक से बाहर हो जाएंगे। चेहरे पर मास्क लगाए काले कपड़ों में एक किसान एक दर्जन परीक्षा टोकन पकड़े हुए जोर से चिल्ला रहा था। वो स्पष्ट रूप से रुद्रसेन थे। मूल्यांकन आदेश को बेचने की भयानक बात स्वाभाविक रूप से गुप्त रूप से की जानी थी। यदि ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय द्वारा जाना जाता है तो ब्लू क्लाउड संप्रदाय न केवल बेचे गए सभी आत्मपत्थर वापस ले लेगा, बल्कि उसे ब्लू क्लाउड संप्रदाय से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कई लोगों ने अपना रास्ता निचोड़ लिया। रुद्रसेन मूल रूप से 1000 उच्च श्रेणी के आत्मपत्थर मांगना चाहते थे, लेकिन इस बारे में सोचकर उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ 1 लाख से अधिक लोग हैं और निश्चित रूप से शक्तिशाली समूहों के कई लोग थे। हालांकि 2000 उच्च श्रेणी के आत्मपत्थर एक आसमान चुंबी कीमत थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने दांत पीसकर इसे खरीद लिया। यहाँ तक कि उनके पास पर्याप्त आत्मपत्थर नहीं थे तो वे दूसरों से उधार ले सकते थे। रुद्रसेन को उम्मीद नहीं थी कि वो इन काश्तकारों के उत्साह को पूरी तरह से कमाकेंगे। रास्ते से हट जाओ, एक लंबा और मजबूत युवक ठंडे स्वर में चिल्लाया। वो भीड़ को चीरता हुआ रुद्रसेन की ओर चल दिया। ये संजय है। कई लोग घबराकर चिल्लाए और जल्दी से पीछे हट गए। आने वाला भयानक था। वो 7वीं आकाशीय परत पर एक शक्तिशाली कृषक था। लड़के, मुझे एक दे दो। संजय ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। ठीक है, 2000 उच्च श्रेणी के आत्मपत्थर, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं। रुद्रसेन ने कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम अपने दादाजी संजय से आत्मपत्थर मांगने की हिम्मत करते हो? संजय ने उपहास किया। कई लोग बुदबुदाए। उन्हें लगा कि परीक्षा टोकन बेचने वाले बच्चे को बहुत नुकसान होने वाला है। संजय निश्चित रूप से शीर्ष काश्तकारों में से एक थे। उन्हें नहीं पता था कि परीक्षा टोकन बेचने वाले व्यक्ति को उनमें से इतने सारे कहाँ से मिले थे, लेकिन उसकी खेती बहुत अधिक नहीं लग रही थी। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसी समय रुद्रसेन चले गए। सरसराहट, वो बिजली की तरह तेज था और तुरंत संजय के सामने आ गया। रुद्रसेन ने कब हमला किया तो भीड़ ने देखा भी नहीं। उन्होंने संजय को जमकर मुक्का मारा और संजय ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। बैंग! रुद्रसेन का मुक्का संजय के सीने पर पहले ही लग चुका था। वाह! संजय ने एक कौर खून थूक दिया और 1 दर्जन मीटर दूर फेंक दिया गया। वो जमीन पर गिर गया और जोर से हिलने लगा। बिल्कुल नहीं, 7वें सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग संजय एक भी हमला नहीं कर सके। ये बहुत क्रूर है। कई लोग सदमे में दहाड़ उठे। रुद्रसेन ने एक हानिरहित अभिव्यक्ति पर रखा और कहा, जल्दी करो और उन्हें खरीद लो। प्रत्येक में 2000 आध्यात्मिक पत्थर, एक सीमित संख्या है और वे बिक गए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा किया, इस डर से कि वे परीक्षा टोकन नहीं खरीद पाएंगे। कई लोग लड़ने लगे। रुद्रसेन ने खुशी खुशी परीक्षा के टोकन बेच दिए। कुल 232 परीक्षा टोकन थे और उन्हें केवल 1 की आवश्यकता थी। चिंता मत करो, और भी बहुत कुछ है। परीक्षा टोकन का पहला बैच बिकने के बाद रुद्रसेन ने और दर्जन टोकन निकाले। कई लोग चौंक गए। इस आदमी के पास कितने परीक्षा टोकन थे? अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हुए। रुद्रसेन के पास परीक्षा के टोकन कम थे, लेकिन अधिक से अधिक आध्यात्मिक पत्थर थे। रुद्रसेन आकाश में खिलते फूल की तरह मुस्कुराया। छोटे बहुआ, तुम्हें अपना परीक्षा टोकन कहाँ से मिला?
निर्मल ने भीड़ को चिढ़ाकर रुद्रसेन की ओर देखा। उसे लगा कि उसका परीक्षा टोकन इस रहस्यमय आदमी ने चुरा लिया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, आपको इसकी परवाह क्यों है कि मुझे वे कहाँ से मिले? क्या आप उन्हें खरीदना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो जल्दी करें और मुझे अपने आध्यात्मिक पत्थर दें। FUKUK, जल्दी करो। यदि आप उन्हें खरीदना नहीं चाहते हैं तो मैं और खरीदना चाहता हूं। कई लोग निर्मल को कोस रहे थे। निर्मल बेहद उदास था। मूल रूप से वो उन्हें बेचने के लिए बड़ी संख्या में परीक्षण टोकन छीनना चाहता था। अब वो परीक्षा टोकन खरीदने के लिए आवश्यक 2000 आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं निकाल सका। भाई निर्मल, परीक्षा टोकन खरीदने के लिए इन आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करें। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की परीक्षा पास करने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। निर्मल के एक मित्र ने निर्मल को 2000 आध्यात्मिक पत्थर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल ने रुद्रसेन को धन्यवाद देते हुए कहा। उन्होंने 2000 आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए और परीक्षा के लिए एक तावीज़ खरीदा। बहुत जल्दी ही रुद्रसेन द्वारा 231 परीक्षा टोकन बेच दिए गए। लेकिन उसी समय दूर से गुस्से की आवाज़ें आईं। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की परीक्षा में कौन परेशान कर रहा है? 1 दर्जन से अधिक असाधारण शक्तिशाली ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उपपुजारी गुस्से में दहाड़ उठे। ये वो आदमी है। कई लोग रुद्रसेन की ओर इशारा कर रहे थे, जो परीक्षा की गोलियां बेच रहे थे। कितने कृतज्ञ हों, मेरे बिना क्या आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो पाते? रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाईं। 2000 आध्यात्मिक पत्थर, तुम काले दिल वाले। कई लोगों ने शाप दिया, काले दिल वाले। धीमी आवाज में रुद्रसेन को शाप दिया गया। वो हवा में उठा और दूर तक उड़ गया। पलक झपकते ही वो गायब हो गया था। हालांकि मूल्यांकन समाप्त हो गया था, लेकिन इस वर्ष के मूल्यांकन ने मूल्यांकन टोकन की बिक्री के कारण ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के क्रोध को जगा दिया था। हालांकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के लोग ये पता नहीं लगा सकते थे कि दुस्साहसी बच्चा कौन था। कुल 831 लोगों ने मूल्यांकन टोकन प्राप्त किए और इस वर्ष के मूल्यांकन को पास कर लिया। 1 लाख से अधिक लोगों में अंत में केवल 800 लोग ही बचे थे। ये स्पष्ट रूप से बेहद क्रूर था। बेशक जो लोग रुके वे जरूरी नहीं थे कि सबसे प्रतिभाशाली हो। वे ये मूल्यांकन टोकन पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो सकते थे। जो लोग चले गए वे कमजोर नहीं हो सकते थे, या वे बदकिस्मत हो सकते थे और परीक्षा टोकन से चूक गए होंगे। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, परीक्षा समाप्त हो गई थी। जो लोग चले गए वे केवल अगले मूल्यांकन पर ही उम्मीद लगा सकते थे। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि बबलू बनर्जी का असेसमेंट पास करना सामान्य बात है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा व्यक्ति भी असेसमेंट पास कर लेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं कि सभी को मूल्यांकन टोकन मिले हैं, बूढ़े शराबी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब से बूढ़े ने उस दिन रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को बेहोशी में धौंत किया था, तब से रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने उन्हें बूढ़ा शराबी कहा था। क्या उन्हें वास्तव में उन्हें सलेज कल्सन कहना चाहिए था? यह बहुत घृणित होगा। फिर क्या हम जैसे किंग ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बनने जा रहे हैं? बबलू बनर्जी ने उत्साह से कहा। रुद्रसेन भी बहुत खुश था। सबसे पहले वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य बनने जा रहा था। दूसरे, रुद्रसेन ने मूल्यांकन टोकन बेचकर 4,62,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अर्जित किए थे। ये बहुत बड़ी संपत्ति थी। ये आध्यात्मिक पत्थर रुद्रसेन के लिए लंबे समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे। जल्दी ही नी यादव और अन्य लोग उस चौक पर पहुंचे जहां रुद्रसेन और बाकी 831 लोग इकट्ठे हुए थे। नी यादव का चेहरा उदास था। इस बार के आकलन में बड़ी समस्या थी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने उन्हें फटकार लगाई थी। मैंने सुना है कि किसी ने 200 से अधिक मूल्यांकन टोकन बेचे हैं। इस मामले ने ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को उग्र बना दिया है। नी यादव के चेहरे को देखो, ये बर्तन के नीचे से भी गहरा है। बूढ़े शराबी ने खुशी से कहा। फिर हम वास्तव में अमीर हैं। बबलू बनर्जी की आंखें चमक उठीं। वो परीक्षा आदेश बेचने वाला होने का इंतजार नहीं कर सकता था। नी यादव ने अपने सामने 831 काश्तकारों को उदासी से देखा। जब उन्होंने रुद्रसेन और अन्य मार्शल जनरल काश्तकारों को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। कम से कम 20 मार्शल जनरल काश्तकार थे। नी यादव की राय में इन लोगों ने मूल्यांकन पास करने के लिए मूल्यांकन टोकन खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जो किया गया उसे पुनः नहीं किया जा सकता। हर कोई कृपया बाहरी संप्रदाय शिखर पर चलें। 12 चोटियों के बुजुर्ग लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सभी ने सिर हिलाया और नी यादव और अन्य लोगों के पीछे पहाड़ों की गहराइयों में चले गए। हर कोई जानता था कि अब उनके भाग्य का निर्णय करने का समय आ गया है। किंग युन की 12 चोटियों में मजबूत और कमजोर चोटियां थीं, लेकिन कहा जाता था कि हेवन मेंडिंग पीक सूची से हटाए जाने के कगार पर है। अब बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वे कभी भी हेवन मेंडिंग पीक में शामिल ना हो। अगर वो वास्तव में हेवन मेंडिंग पीक में शामिल होना चाहता था तो वो बस छोड़ सकता था। थोड़ी ही देर में सभी लोग आउटर संप्रदाय शिखर पर पहुंचे।
वे आउटर संप्रदाय शिखर पर एक मंच पर उतरे और देखा कि वहां पहले से ही 10 से अधिक किसान खड़े थे। उनमें से प्रत्येक की आभा शक्तिशाली थी और वे सभी यिन यांग क्षेत्र के साधक थे। उन्हें 12 चोटियों के बुजुर्ग होना चाहिए। एक बुजुर्ग ने कहा, ब्लो क्लाउड संप्रदाय बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और कोर शिष्यों में विभाजित है। मार्शल किंग क्षेत्र के 7वें सेलेस्टियल लेयर से नीचे के लोग बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं। मार्शल किंग क्षेत्र के 8वें सेलेस्टियल लेयर से नीचे के लोग आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदोन्नत हो सकते हैं। यदि वे यिन यांग क्षेत्र में खेती कर सकते हैं तो उन्हें कोर शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। इस बुजुर्ग का नाम ऋषिदेव था। वो बाहरी संप्रदाय शिखर के ग्रैंड एल्डर थे। उन्होंने केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और कोर शिष्यों के बीच अंतरों को संक्षेप में पेश किया। हालांकि ये स्पष्ट था कि बाहरी संप्रदाय के शिष्यों, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और कोर शिष्यों के बीच उपचार में बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि वे बाहरी संप्रदाय शिखर के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें ब्लू क्लाउड संप्रदाय की विभिन्न चोटियों के बीच संबंधों के बारे में बात करनी होगी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की 12 चोटियों का मतलब मुख्य चोटियां थीं। हालांकि कुछ सामान्य चोटियां भी थीं, जैसे कि बाहरी संप्रदाय शिखर, आंतरिक संप्रदाय शिखर इत्यादि। इन सभी चोटियों ने 12 मुख्य चोटियों की सेवा की। उदाहरण के लिए, बाहरी संप्रदाय शिखर कुछ मिशन जारी करेगा जो बाहरी संप्रदाय शिखर कर सकता है। बाहरी संप्रदाय शिखर के कल्याण के लिए भी जिम्मेदार होगा और इसी तरह। संक्षेप में, 12 मुख्य चोटियों को छोड़कर अन्य चोटियों को शिष्यों का चुनने का अधिकार नहीं था। ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने मुड़कर अन्य चोटियों के बुजुर्गों को देखा। उन्होंने कहा, क्या हम अब शिष्यों को चुनना शुरू करें? 12 चोटियों के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। क्या कोई लिंग स्पेल कास्टर है? ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव ने पूछा। मैं हूं। उसी समय एक महिला बाहर चली गई। लक्ष्मी शूल। रुद्रसेन हैरान थे। उसने उस महिला को पहले भी देखा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि लक्ष्मी शूल एक लिंग स्पेल कास्टर थीं। ठीक है, आप लिंग स्पेल पीक में शामिल हो सकते हैं, स्पिरिट अरे पीक के एल्डर जितेंद्र ने कहा। महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने आगे कहा, क्या कोई कीमियागर है? उस समय 3 और लोग बाहर चले गए, 2 पुरुष और 1 महिला। आप तीनों मेडिसिन पीक में शामिल हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग मुकेश ने कहा। लिंग स्पेल पीक और मेडिसिन पीक खास थे। उन्होंने केवल लिंग स्पेल कास्टर और अल्केमियर को ही प्रशिक्षित किया। उन्होंने अन्य ग्रुपों को नहीं चुना। रुद्रसेन एक लिंग स्पेल कास्टर और एक अल्केमियर दोनों थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए क्योंकि उनका लिंग स्पेल कास्टर और अल्केमियर लेवल बहुत अधिक था। अगर वो प्रकट हो गया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। लिंग स्पेल पीक और मेडिसिन पीक के बाद अब अन्य चोटियों के लिए शिष्यों को चुनने का समय आ गया था। अन्य 10 चोटियों ने स्वाभाविक रूप से यादृच्छिक रूप से चयन नहीं किया। एक कड़ा आदेश था। सबसे मजबूत चोटी पहले एक व्यक्ति को चुनेगी और फिर दूसरी रैंक की चोटी इसी तरह। 12 चोटियों की सबसे मजबूत चोटी सर्वोच्च चोटी थी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के वर्तमान कुलपति सर्वोच्च चोटी के नेता थे। हर कोई अपने मार्शल इच्छाओं को छोड़ दे, साथ ही अपनी खेती की आभा भी छोड़ दे, रुद्रसेन ने कहा। महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने कहा। फिर सभी ने अपनी मार्शल इच्छाओं को छोड़ दिया और अपनी खेती की आभा जारी की। सभी प्रकार की मार्शल स्पिरिट दिखाई दी। बीस्ट मार्शल स्पिरिट्स, टूल मार्शल स्पिरिट्स, सहायक हथियार आदि थे। राइजिंग ब्राइट मून, ये एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा है। आप तीसरी आकाशीय परत तक पहुंच गए हैं। ठीक ठाक है। तुम्हारा नाम क्या है? एक युवा महिला को देखते हुए महान एल्डर एशिक से पूछा। वो लगभग 17 या 18 वर्ष की थी। वो सुंदर थी। उसने कहा, मेरा नाम सुस्मिता है। क्या आप सुप्रीम पीक में शामिल होने के इच्छुक हैं? महान बुजुर्ग निंग शेंगटिन से पूछा। हाँ, सुस्मिता ने झट से कहा। इसके बाद जोरावर था, जो सिर काटने वाले पथ शिखर का बड़ा था। उसने एक 20 वर्षीय युवक की ओर देखा। इस युवक की मार्शल स्पिरिट 3 सिर वाली दिव्य आत्मा थी, जो एक बहुत ही दुर्लभ मार्शल स्पिरिट भी थी। तुम्हारा नाम क्या है? जोरावर से पूछा। शिष्य यतेंद्र। क्या आप सिर काटने वाले पथ शिखर में शामिल होने के इच्छुक हैं? शिष्य तैयार है। इसके बाद प्रत्येक चोटी ने अपने शिष्यों को चुनना शुरू कर दिया। रुद्रसेन ने पाया कि निर्मल की आत्मा भी आश्चर्यजनक थी। ये एक कमजोर जल आत्मा थी। ये एक भयानक आत्मा थी जो कमजोर पानी को संघनित कर सकती थी। कमजोर जल बेहद जहरीला था। एक बार जब कोई कमजोर जल से घिर जाता था तो उसे जहर दे दिया जाता था। निर्मल को 5 एलिमेंट्स पीक द्वारा चुना गया था। बबलू बनर्जी से रंजिश रखने वाले गीतांश में बारिश का जोश था। जब उन्होंने अपनी बारिश की भावना का इस्तेमाल किया तो बारिश बरसने लगी। बारिश की एक एक बूंद तलवार थी। उन्हें फॉग कैपिटल पीक द्वारा चुना गया था। शूल बंधुओं सुमित शूल और सिद्धार्थ शूल को क्रमशः 4 एक्सट्रीम्स पीक और सन पीक द्वारा चुना गया था। जब डिवाइन आत्मा शिखर की बारी आई तो उनकी बड़ी एक खूबसूरत महिला थी। उसका नाम हर्षिता था। जब वो रुद्रसेन के पास से गुजरी तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। आपके पास क्या आत्मा है? हर्षिता ने रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन का दिल उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हर्षिता उसे चुनना चाहती है। डिवाइन आत्मा शिखर शायद एक ऐसी चोटी थी जिसमें आत्माओं की गहरी समझ थी।
यदि वो भविष्य में यिन यांग परत को तोड़ना चाहता है तो उसकी आत्मा को बदलने की आवश्यकता होगी। डिवाइन आत्मा शिखर में शामिल होना एक अच्छा विकल्प था। रुद्रसेन ने कहा, शिष्य की आत्मा भक्षण करने वाली आत्मा है। ओह, एक भक्षण करने वाली आत्मा? ये बहुत ही दुर्लभ आत्मा है। ये क्या कर सकता है? ये सभी प्रकार की ऊर्जा को खा सकता है और ये एक प्रकार की कैद भी जारी कर सकता है। रुद्रसेन ने कहा, यह भावना बहुत दिलचस्प है। हर्षिता मुस्कुराई और फिर उसके चेहरे पर चिंतन का भाव दिखाई दिया। जाहिर है वो झिझक रही थी। तुम कितने साल के हो? हर्षिता ने अचानक पूछा। शिष्य 20 साल का है, रुद्रसेन ने उत्तर दिया। तो ये ऐसा है, वो 20 साल की उम्र में मार्शल किंग दायरे में नहीं आया है। हर्षिता ने आह भरी। वो रुद्रसेन के पास से गुजरी और एक शिष्य को चुना जिसके पास प्राचीन स्वर्गीय सर्प मार्शल स्पिरिट थी। रुद्रसेन कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे और केवल इंतजार करना जारी रख सकते थे। उसने कुछ अजीब खोजा। पहले दौर के चयन के बाद हेवन मेंडिंग पीक के बुजुर्ग ने चयन नहीं किया। तो अफवाहें सच हैं। हेवन मेंडिंग पीक केवल अन्य चोटियों से बचे हुए शिष्यों को ही स्वीकार कर सकता है। रुद्रसेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हेवन मेंडिंग पीक, जो कि अतीत में सबसे शक्तिशाली चोटी हुआ करती थी, अब इतनी उजाड़ स्थिति में थी। लोग मदद नहीं कर सके कि उदासी का एक चिन्ह महसूस कर रहे थे। रुद्रसेन, बबलू बनर्जी और बूढ़े शराबी सभी बहुत असहाय थे, क्योंकि 9 चोटियों का एक के बाद एक चुना गया। रुद्रसेन की कल्टीवेशन केवल मार्शल जनरल क्षेत्र में ही थी, इसलिए उन्हें इन पहाड़ों द्वारा सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। बबलू बनर्जी की मार्शल स्पिरिट एक सेबर मार्शल स्पिरिट थी। एक सेबर मार्शल स्पिरिट जस्ट एक सेबर मार्शल स्पिरिट थी, और ये एक किचन नाइफ मार्शल स्पिरिट थी। ये मार्शल स्पिरिट बहुत अजीब थी और ये एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट नहीं थी, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। जहां तक बूढ़े शराबी की बात थी, बड़ों के पास बूढ़े शराबी को देखने का दिल भी नहीं था। एक बूढ़े आदमी को कौन चुनेगा जो ऐसा लगता था कि उसका आधा शरीर जमीन में दफन होने वाला है। अंत में 9 चोटियों ने उन शिष्यों का चयन करना समाप्त कर लिया जिनसे वो संतुष्ट थे। अभी भी 30 से अधिक लोग बचे थे। इनमें से अधिकांश शिष्य मार्शल जनरल क्षेत्र में थे और कुछ मार्शल किंग क्षेत्र के किसान थे जिन्हें नहीं चुना गया था, क्योंकि वो थोड़े बड़े थे। वो पहले से ही अपने 30 के दशक में थे और बुजुर्गों द्वारा सामान्य माने जाते थे। चलिए, चोटियों के बुजुर्गों ने हाथ हिलाया और जल्दी से चयनित शिष्यों के साथ चले गए। चौक में केवल रुद्रसेन और 30 से अधिक शिष्य बचे हुए थे जिनका चयन नहीं हुआ था। आउटर सेक्ट पैलेस के ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव और हेवन मेंडिंग पीक के एल्डर हिमांश भी थे। एल्डर हिमांश लगभग 50 वर्ष के लग रहे थे। उनकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से चौंकाने वाली नहीं थी और वो पूरी तरह से कड़ी मेहनत के माध्यम से यिन यांग क्षेत्र में खेती कर सकते थे। उन्होंने रुद्रसेन और अन्य लोगों को बहुत प्रेम से देखा और कहा, साधना का मार्ग बहुत लंबा है और बहुत कठिन है। जब तक हर कोई कड़ी मेहनत करेगा तो आपका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब आप सभी मेरे पीछे हेवन मेंडिंग पीक पर वापस आ जाओ। एल्डर हिमांश काफी अच्छे इंसान लग रहे थे और उनके शब्दों ने रुद्रसेन के उदास मूड को कुछ हद तक कमजोर कर दिया। चूंकि अन्य चोटियों ने उसे नहीं चुना था, इसलिए हेवन मेंडिंग पीक में शामिल होने में कोई बुराई नहीं थी। आखिरकार वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय का शिष्य था। एल्डर हिमांश ने ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव को विदाई दी। फिर रुद्रसेन और अन्य लोगों को हेवन मेंडिंग पीक पर वापस ले आए। जैसा कि उम्मीद थी, हेवन मेंडिंग पीक में कई शिष्य नहीं थे। इतनी बड़ी चोटी पर कुछ जीर्ण शीर्ण महल थे और शिष्यों की संख्या बहुत कम थी। अन्य चोटियों पर हजारों या यहां तक कि हजारों शिष्यों की तुलना में हेवन मेंडिंग पीक, जिसमें केवल कुछ 100 शिष्य थे, बहुत जर्जर था। एल्डर हिमांश सभी को एक बड़े हॉल में ले आए और कहा, अब क्योंकि आप सभी हेवन मेंडिंग पीक के शिष्य हैं, तो मुझे आपको ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कुछ नियमों के बारे में बताना है। कल आप लोग नए शिष्य अपना पहला इनाम प्राप्त करने के लिए आउटर सेक्ट पैलेस शिखर पर जा सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक महीने की पहली तारीख को और महीने की 15वीं तारीख को आप अपना इनाम प्राप्त कर सकते हैं। इनाम 500 निम्न ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स, 30 मध्यम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स और कुछ फास्ट ताबीज हैं। हाँ, रुद्रसेन और अन्य लोगों ने जल्दी से उत्तर दिया। हिमांश ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा ब्लू क्लाउड संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय है और हमारे शिष्यों की कल्टीवेशन के लिए हमारी बहुत सख्त आवश्यकताएं हैं। हर 3 महीने में 12 चोटियों के शिष्यों के बीच एक छोटी प्रतियोगिता होगी। यदि प्रदर्शन अच्छे होते हैं तो कई पुरस्कार मिलेंगे। हर 3 साल में एक बड़ी प्रतियोगिता होगी और हर बार पुरस्कार बहुत उदार होंगे। आप सभी संप्रदाय के नए शिष्य हैं, इसलिए इस बार 3 महीने में होने वाली छोटी प्रतियोगिता की जगह नए शिष्यों के बीच एक छोटी प्रतियोगिता होगी। उस समय 12 चोटियों के शिष्य एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस अवधि के दौरान अच्छे से कल्टीवेट करेंगे और 3 महीने में परीक्षा के दौरान आप हमारे हेवन मेंडिंग पीक के लिए लड़ सकेंगे। हम निश्चित रूप से लगन से कल्टीवेट करेंगे। हम स्लैक होने की हिम्मत नहीं करेंगे। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने जल्दी से कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन एक पल के लिए बाहर इंतजार करें। कोई जल्दी ही आपके आवास की व्यवस्था करेगा, हिमांश ने कहा। रुद्रसेन और अन्य लोग हिमांश को प्रणाम करके चले गए। हिमांश ने थोड़ी आह भरी। ये वर्ष पहले की तरह ही था और हेवन मेंडिंग पीक में केवल कुछ ही शिष्य बचे थे।
जब उसने हेवन मेंडिंग पीक की महिमा के बारे में सोचा और इसके वर्तमान पतन के बारे में सोचा तो उसने असहायता का एक गहरा एहसास किया। 3 महीने में 12 चोटियों के बीच प्रतियोगिता, ये स्पष्ट है कि हमारा हेवन मेंडिंग पीक आखिरी होगा। मैं हेवन मेंडिंग पीक का शिष्य कैसे बन गया? जाने के बाद कुछ लोगों ने धीमी आवाज में शिकायत की। उनके हाव भाव अत्यंत भयानक थे। हेवन मेंडिंग पीक 12 चोटियों में सबसे कमजोर थी। इसने अपनी शक्तिशाली विरासत खो दी थी और ये उजाड़ में गिर गया था। कोई भी हेवन मेंडिंग पीक का शिष्य नहीं बनना चाहता था। बहुत जल्दी एक सीनियर शिष्य आया और रुद्रसेन और अन्य लोगों को एक आंगन में ले आया, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। अगले दिन सभी लोग इकट्ठे हुए और संप्रदाय के लाभ प्राप्त करने के लिए आउटर सेक्ट पैलेस हॉल में गए। हालांकि उन्हें यह पता चला कि केवल 10 लोग बचे थे। रुद्रसेन ने पूछा, बाकी कहाँ हैं? एक पतले नए शिष्य ने कहा, वे कल रात भाग गए। बाकी के हाल बहुत अच्छे नहीं थे। रुद्रसेन ने कहा, चलो और इसकी सूचना एल्डर हिमांश को देते हैं। एक और शिष्य ने कहा, इसकी रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बार जब हेवन मेंडिंग पीक शिष्यों की भर्ती करता है तो उनमें से कई लोग भाग जाते हैं। जो भागते नहीं हैं वे लोग हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है और वो हेवन मेंडिंग पीक में खेती करना चाहते हैं। ये कई वर्षों से चल रहा है। एक बार शानदार हेवन मेंडिंग पीक वास्तव में इस हद तक गिर गया है। रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने खुद को शांत किया और संप्रदाय के लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ बाहरी शिष्य हॉल में गए। रुद्रसेन, बबलू बनर्जी और बूढ़े शराबी के अलावा अन्य 7 फारूक नामक एक दुबला पतला किसान, कवानर सिंह नामक एक लंबा ईमानदार दिखने वाला किसान और युवराज कुमार नामक एक 16 या 17 वर्षीय युवक थे। चौथा औसत कद काठी का था और उसका रंग पीला था और उसे ललित कहा जाता था। 5वां एक फत्सो था और उसे सोहन लाल कहा जाता था। शेष 2 महिला कृषक थीं। वे बहुत सुंदर नहीं थीं, लेकिन वे बदसूरत भी नहीं थीं। वे उस तरह की महिलाएं थीं जिन पर भीड़ में फेंक दिए जाने पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। एक को सलानी कहा जाता था और दूसरे को नीलिमा कहा जाता था। यहां रास्ते में सभी ने एक दूसरे से अपना परिचय दिया। भविष्य में वे सभी साथी शिष्य होंगे और वे सम्मान और अपमान साझा करेंगे। स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे की मदद और समर्थन करेंगे। ठीक है, जब से हम हेवन मेंडिंग पीक में शामिल हो गए हैं, हमने पीक लॉर्ड को क्यों नहीं देखा है? रुद्रसेन ने पूछा। सोहनलाल फुसफुसाए, मैंने सुना है कि पीक लॉर्ड घायल हैं और एकांत में हैं। रुद्रसेन के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने पहले भी लोगों को इस बारे में बात करते सुना था। ऐसा कहा जाता था कि हेवन मेंडिंग पीक के पीक लॉर्ड जी बुटियान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने जी बुटियान के निधन के बाद हेवन मेंडिंग पीक को हटाने की योजना बनाई। रुद्रसेन ने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सच है। उसने आ भरी। यदि हेवन मेंडिंग पीक को हटा दिया गया तो हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों को ब्लू क्लाउड संप्रदाय से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि चीजें इस तक आ गई थीं, इसलिए वे एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते थे। कुछ ही समय में हर कोई बाहरी संप्रदाय शिखर पर पहुंच गया। ये पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नए शिष्य और पुराने शिष्य थे। ऐसे लोगों का समुद्र था जो बाहरी संप्रदाय के शिष्य होने का लाभ प्राप्त करने आए थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में कुल 3 लाख शिष्य थे और बाहरी संप्रदाय के शिष्य उनमें से 90% थे। अच्छा, इतने सारे लोग? बबलू बनर्जी ने आह भरी। अरे, क्या ये टियान 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 हकलाने वाला नहीं है? उसी समय बबलू बनर्जी की हकलाने की नकल करने वाली आवाज सुनाई दी। 1 दर्जन या उससे अधिक लोग चले गए। ये मिस्टी कैपिटल पीक के शिष्य थे और ये गीतांश ही थे जिन्होंने उस मजाकिया आवाज को बाहर निकाला था। मत करो, बहुत दूर मत जाओ, बबलू बनर्जी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं पानी में कैसे चला गया? गीतांश ने उपहास किया। बबलू बनर्जी का चेहरा गुस्से से साफ हो गया था, लेकिन वो हकलाता था, इसलिए उसके लिए गीतांश का खंडन करना कठिन था। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, मुझे याद है कि आइस फ्लेम टाउन में भाई बनर्जी ने किसी के चेहरे पर लात मारी थी और उसे 10 मीटर से अधिक की दूरी तक उड़ते हुए भेजा गया था। ऐसा लगता है कि उस आदमी का उपनाम आपके जैसा ही है, भाई योहान जिगे। वो प्राचीन नाथ कबीले से प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है कि भाई योहान उसे जानता है। गीतांश का चेहरा अचानक बदल गया। ये मामला उनके लिए बहुत अपमान था। यही कारण था कि गीतांश बबलू बनर्जी को 1000 टुकड़ों में काटना चाहते थे। अब जबकि रुद्रसेन ने इसका उजागर कर दिया था तो गीतांश का चेहरा बेहद उदास हो गया था। हाँ, बकवास। हमारे हाउस यू के शिष्यों को चेहरे पर लात नहीं मारी जाएगी, गीतांश ने उदास भाव से कहा।
हाँ, ब्लू क्लाउड संप्रदाय में हाउस यू के वरिष्ठ, उनमें से कौन विशेषज्ञ नहीं है? उनके चेहरे पर लात कैसे मारी जा सकती है? बच्चे यहां अलार्म मत बनाओ। आप भाई योहान की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं। बगल में मौजूद गीतांश के शिष्यों ने चिल्लाया। गीतांश के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उन्हें वास्तव में डर था कि रुद्रसेन कहेंगे कि बबलू बनर्जी ने उनके चेहरे पर लात मारी थी। अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत सारा चेहरा खोदेगा और ब्लू क्लाउड संप्रदाय का हंसी का पात्र बन जाएगा। गीतांश ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा, हाथ हिलाया और वुडू पीक के शिष्यों के साथ चला गया। बहुत बढ़िया, भयानक। देखो, वह उस पोते चेहरा उदास। मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, बबलू बनर्जी ने कहा। बुरे लोगों से बुरे लोग निपटेंगे, बूढ़ा शराबी बुदबुदाया। गीतांश ने चिंतित होकर कहा, भाई सेन, मैंने सुना है कि गीतांश की वुडू पीक में बहुत गहरी पृष्ठभूमि है और वो बहुत प्रतिभाशाली है। हमें इस तरह के किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। भविष्य में हमारे साथ कोई संघर्ष न हो तो बेहतर है। अगर हम उसे नाराज करते हैं और वो हमसे बदला लेता है तो हम खत्म हो जाएंगे। गीतांश डरपोक था, लेकिन रुद्रसेन उसकी चिंताओं को समझ सकता था। आखिरकार वो केवल आकाश सुधारक पीक में शामिल हुआ था और उसका भविष्य अनिश्चित था। बूढ़े शराबी ने गीतांश के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें डरने की क्या बात है? यदि बदतर से बदतर हो जाता है तो हम ब्लू क्लाउड संप्रदाय को छोड़ देंगे। अगर ये जगह हमें नहीं चाहती है तो हमारे लिए दूसरी जगहें होंगी। हा, तुम लोगों में हिम्मत है। नो वंडर तुम्हारे 35 नए शिष्यों में से 25 भाग गए। तुम सभी एक ही बात सोच रहे हो। तुम 10 महान प्रतिभाएं आकाश सुधारक पीक के स्तंभ बनने जा रहे हो। एक फीकी हंसी सुनाई दी, लेकिन ये उपहास और तिरस्कार से भरी थी। निर्मल 1 दर्जन शिष्यों के साथ वहां से चला गया। निर्मल की प्रतिभा बहुत ही भयानक थी और उसकी साधना भी बहुत अधिक थी। उन्हें यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचने वाले नए शिष्यों में से एक के रूप में देखा जा रहा था। अब उन्हें 5 एलिमेंट्स पीक के महान बुजुर्ग द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। निर्मल की साधना वास्तव में शक्तिशाली थी। रुद्रसेन ने पहले भी उनसे मारपीट की थी, इसलिए उन्हें पता था कि निर्मल कितना डरावना है। निर्मल की मार्शल स्पिरिट बहुत अजीब थी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद ये प्रतिद्वंद्वी को जहर दे देगा। रुद्रसेन अवाक रह गए। भले ही आकाश सुधारक पीक कमजोर हो, क्या उन पर कदम रखने की जरूरत थी? ये वास्तविकता थी। ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों की जरूरत के समय में मदद की, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने उन्हें लात मारी जब वे नीचे थे। ये सबसे यथार्थवादी दुनिया थी और इसे कहीं भी लागू किया जा सकता था। ये देखकर कि ये निर्मल है, आकाश सुधारक पीक के शिष्य जो खंडन करना चाहते थे, उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। निर्मल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वो अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। कई लोगों ने देखा और जब उन्होंने रुद्रसेन और आकाश सुधारक पीक के अन्य लोगों को देखा तो उन सभी के चेहरे उदास थे। आकाश सुधारक पीक के नए शिष्यों में से किसको धमकाया नहीं गया था। उनका उपहास किया गया और अपमानित किया गया। क्या ये निर्मल नहीं है? आपको 5 एलिमेंट्स पीक द्वारा जल्दी ही चुन लिया गया था और आपके पास 3000 वीक वाटर जैसी मार्शल स्पिरिट है। आप एक सच्चे प्रतिभाशाली हैं। बूढ़े शराबी ने मुस्कुराते हुए निर्मल की ओर देखा। निर्मल ने गर्व के भाव दिखाए और कहा, यह सही है, ये मैं हूं। ऐसा लगता है कि आप बुढ़ापे से अंधे नहीं हैं। बूढ़े शराबी ने कहा, एक जीनियस है। निर्मल निश्चित रूप से भविष्य में क्योंग यांग संप्रदाय का एक उभरता हुआ सितारा बनेगा। उसका मुकाबला कौन कर सकता है? बेशक, निर्मल और भी गर्व हो गया। रुद्रसेन हंस पड़े। निर्मल के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? एक आदमी जिसे 9 पीक्स द्वारा छोड़ दिया गया है मुझ पर हंसने की हिम्मत करता है? रुद्रसेन ने कहा, मैं जीनियस निर्मल पर हंसने की हिम्मत कैसे करूंगा? मुझे लगता है कि बूढ़ा शराबी सही कह रहा है। भाई सेकोंग, आप उत्कृष्ट प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। रुद्रसेन ने उत्कृष्ट प्रतिभा शब्दों पर जोर दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी को होश आ गया था। उन सभी ने निर्मल के माथे की ओर देखा और देखा कि उसके माथे पर सूजी हुई गांठ गायब नहीं हुई थी। तो यही था जो बूढ़े शराबी और बच्चे का उत्कृष्ट प्रतिभा से मतलब था। कई लोग जोर से हंस पड़े। निर्मल को भी लगा कि प्रतिक्रिया दी है। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई और उसने ठंडे भाव से कहा, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मृत्यु की इच्छा है? निर्मल के शरीर से ठंडी आभा निकल रही थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, मानो वो रुद्रसेन और बूढ़े शराबी को सबक सिखाने वाला था। निर्मल से निकलने वाली ठंडी आभा हर कोई महसूस कर सकता था। शो देख रहे कई शिष्यों ने चर्चा करना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा, आकाश सुधारक शिखर के शिष्य पिछले वर्षों से अलग हैं। अतीत में आकाश सुधारक शिखर के सभी शिष्य कायर थे, लेकिन इस साल उन्होंने वू जिंग पीक की प्रतिभाओं का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। कितना अप्रत्याशित। उन्होंने कहा, देखिए निर्मल कितने गुस्से में है। मुझे लगता है कि वो हमला करने जा रहा है। अपने साधना स्तर के साथ वो तियान बू पीक के 10 लोगों को आसानी से हरा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि परीक्षा के दौरान निर्मल पर घात लगाकर हमला किया गया था। उसके सिर पर मुक्का मारा गया और वो बेहोश हो गया, इसलिए उसका माथा इतना सूज गया है। बूढ़े शराबी और युवक ने निर्मल का मजाक उड़ाया। निर्मल निश्चित रूप से क्रोधित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है। ये सही है, ये निर्मल के लिए बहुत बड़ा अपमान है। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और वो इस बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन उन 2 लोगों ने इसे उठाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो गुस्से में है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे लगता है कि आकाश सुधारक शिखर के शिष्यों को नुकसान होने वाला है। कुछ लोगों ने रुद्रसेन और अन्य लोगों को दया की दृष्टि से देखा। कुछ लोग अपने दुर्भाग्य पर खुश थे। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, मैंने सुना है कि शिष्य आपस में नहीं लड़ सकते। बूढ़े शराबी से पूछा, वास्तव में क्या ऐसा कोई नियम है? अगर वो आपस में लड़ते हैं तो क्या होगा? उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। रुद्रसेन ने कंधे उचकाए। ये शापित संप्रदाय के नियम। निर्मल का भाव उदास था। उन्होंने संप्रदाय के नियमों के बारे में भी सोचा था। वास्तव में एक संप्रदाय का नियम था जिसमें कहा गया था कि शिष्यों को आपस में लड़ने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि एक हेवन मेंडिंग पीक शिष्य से अपेक्षित था, संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने जल्दी ही संप्रदाय के नियमों से खुद को परिचित कर लिया। अगर कोई उसे धमकाता है तो वो उन्हें डराने के लिए संप्रदाय के नियमों का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह वो पीटे जाने से बच सकता है। एक शिष्य ने मजाक करते हुए कहा, निर्मल भाई, तुम इतने पीले क्यों लग रहे हो? क्या तुम बीमार हो? निर्मल भाई, तुम बीमार होने के कारण इतने सुंदर हो? क्या तुम इसके साथ पैदा हुए थे? निर्मल की ओर देखते हुए रुद्रसेन ने पूछा, मैंने सुना है कि कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ पैदा हुई थीं। मुझे लगा कि निर्मल भाई इसके साथ पैदा हुए थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप बीमार हैं। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। बूढ़े शराबी ने गंभीरता से कहा। कई दर्शकों ने रुद्रसेन और बूढ़े शराबी को एक ही धुन गाते हुए देखा और उनके मुंह हिंसक रूप से फड़फड़ाने लगे। वे दोनों लोग वास्तव में मौत से नहीं डरते थे। वे निर्मल का मजाक उड़ाते रहे और उसका मजाक उड़ाते रहे। युवराज कुमार और अन्य लोग रुद्रसेन और बूढ़े शराबी से डर गए थे। उनके पैर और पेट कांप रहे थे। रुद्रसेन और बूढ़ा शराबी मौत के रास्ते पर आगे और आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ गीतांश को नाराज किया था, अब उन्होंने निर्मल को नाराज कर दिया था। युवराज कुमार और अन्य लोगों ने रुद्रसेन, पुराने शराबी और बबलू बैनर्जी के लिए चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि वे तीनों लोग बिल्कुल भी नहीं डरते थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नहीं पता था कि गीतांश और निर्मल कितने मजबूत हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि संप्रदाय में गीतांश और निर्मल जैसे सामान्य शिष्य और प्रतिभाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। संप्रदाय में किसी की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उसे उतना ही ज्यादा ध्यान मिलेगा और उसकी स्थिति उतनी ही ऊंची होगी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना एक सामान्य शिष्य कर सकता था। गीतांश और निर्मल दोनों शिष्य थे जिन्हें संप्रदाय पोषित करना चाहता था, लेकिन हेवन रिपेयरिंग पीक के सभी शिष्य थे जिन्हें संप्रदाय ने छोड़ दिया था और खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए रुद्रसेन और बूढ़ा शराबी निर्मल का मजाक उड़ा रहे थे। कई लोगों की नजर में ये मौत को दावत देने के समान था। निर्मल का चेहरा उदास हो गया। रुद्रसेन द्वारा नॉकआउट होने से पहले निर्मल उच्च प्रतिभा थे। उस समय वो एक प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनकी ओर हर कोई देखता था। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाई जीती और 97 परीक्षा टोकन प्राप्त किए। वो एक भाग्य बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर पर एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया गया। उन्होंने न केवल एक भाग्य नहीं बनाया, बल्कि वो हंसी का पात्र भी बन गए। हालांकि कई लोग सतह पर उनका सम्मान करते थे, लेकिन वो उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे और उनका उपहास करते थे। निर्मल ने नाटक किया कि उसे नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे उसे बेहतर महसूस हुआ। लेकिन अब रुद्रसेन और बूढ़ा शराबी एक ही धुन गा रहे थे और उनकी अविश्वसनीय यादों को स्केच कर रहे थे। निर्मल इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? भले ही मुझे संप्रदाय द्वारा कड़ी सजा दी जाए, मैं आज इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। निर्मल की आंखें ठंडी थीं। बूम! निर्मल के शरीर से एक भयानक आभा निकली जिसने रुद्रसेन और बूढ़े शराबी को घेर लिया था। निर्मल हमला करने जा रहा है। निर्मल गुस्से में है। निर्मल अकेला है, वो एक अच्छा विकल्प नहीं है। वो बच्चा और बूढ़ा शराबी आज मुसीबत में है। कई लोगों ने सिर हिलाया। जाहिर है वे रुद्रसेन और अन्य लोगों के बारे में आशावादी नहीं थे। भले ही हेवन रिपेयरिंग पीक के बाकी लोगों ने एक साथ हमला किया हो, लेकिन ये दर्शक रुद्रसेन और अन्य लोगों के बारे में आशावादी नहीं थे। चूंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत की, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संप्रदाय हत्या की अनुमति नहीं देता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं आज तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। निर्मल की आवाज ठंडी थी। कई लोग हाँफने लगे। निर्मल बहुत क्रूर था। वो वास्तव में रुद्रसेन और बूढ़े शराबी के पैर तोड़ना चाहता था, लेकिन जब वे अपने होश में आए और इस बारे में सोचा तो उन्हें समझ में आया कि निर्मल ने ऐसा क्यों किया। वो मुख्य रूप से ब्लू क्लाउड संप्रदाय में अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस तरह वे सभी शिष्य जो चुपके से उनके मुक्के से बाहर निकलने के बारे में गपशप कर रहे थे, वो भी चुप हो जाते। हुश! निर्मल आगे बढ़ा और रुद्रसेन की ओर दौड़ने का नेतृत्व किया। रुको! इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। भीड़ में एक लंबा व्यक्ति उछलकर रुद्रसेन और निर्मल के बीच में खड़ा हो गया। 10वीं आकाशीय परत।
निर्मल ने कुछ भौएं चढ़ाई। वो जल्दी से पीछे हट गया और उसने अपने सामने लंबे युवक को ठंड से देखा। ये 5 एलिमेंट्स पीक और हेवन मेंडिंग पीक के बीच का मामला है। बड़े भाई, क्या आप हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जुगल है, देखने के लिए कोई अच्छा शो नहीं है। जब युवक अपीयर हुआ तो कई दर्शकों ने सिर हिलाया और असहाय लगे। मैं हेवन रिपेयरिंग पीक का सबसे बड़ा शिष्य हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना है? जुगल ने निर्मल को उदासीनता से देखा। हेवन रिपेयरिंग पीक का सबसे बड़ा शिष्य? निर्मल ने भौएं चढ़ाई। उसे लग रहा था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसके सामने वाला व्यक्ति जो खुद को हेवन रिपेयरिंग पीक का सबसे बड़ा शिष्य कहता है, जरूरी नहीं है कि उसे हरा पाएगा। भाई, जब रुद्रसेन ने सुना कि युवक जुगल है तो उसने थोड़ा झुककर उसका अभिवादन किया। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने जुगल के बारे में सुना था। उस समय वो इतना प्रतिभावान नहीं था और संप्रदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। वो 3 दिन और 3 रात तक संप्रदाय के बाहर घुटने टेके रहा था। जब हेवन रिपेयरिंग पीक के नेता ने देखा कि जुगल में दृढ़ता है तो उसने उसे एक नौकर के रूप में हेवन रिपेयरिंग पीक में स्वीकार कर लिया था। फिर अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से वो धीरे धीरे हेवन रिपेयरिंग पीक का सबसे बड़ा शिष्य बन गया था। ये एक चमत्कार था। जुगल ने रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर सिर हिलाया, फिर निर्मल की ओर देखा और कहा, चलो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, क्या हम? निर्मल ने हंसकर रुद्रसेन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, 3 महीने में हेवन रिपेयरिंग पीक के नए शिष्य प्रतियोगिता करेंगे। उस समय मुझे डर है कि हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्यों का अंत अच्छा नहीं होगा। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और दूसरों के साथ चला गया। निर्मल के धमकी भरे शब्द सुनकर युवराज कुमार चिंतित हो गए। जुगल ने कहा, चिंता मत करो एवरीवन, 12 चोटियों के बुजुर्ग प्रतियोगिता को देखेंगे। इतने सारे हाई अप्स के मौजूद होने के साथ उन्हें पता चल जाएगा कि कब रुकना है। जुगल की बातें सुनकर युवराज कुमार के पीले चेहरे थोड़े बेहतर हो गए। जुगल ने बूढ़े शराबी रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, तुम दोनों अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हो, इसलिए कभी कभी तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। आखिरकार अगर वास्तव में कुछ होता है तो हेवन रिपेयरिंग पीक के लिए तुम्हारी रक्षा करना मुश्किल होगा। रुद्रसेन ने पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने हार्ट हंटिंग ग्रास के बारे में सुना है? जुगल चौंक गया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्रसेन ऐसा प्रश्न क्यों पूछेंगे। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं किया। रुद्रसेन ने कहा, हार्ट हंटिंग ग्रास एक प्रकार की घास है जो डेविल्स वाइन में रहती है। मुझे यकीन है कि आपने पहले डेविल्स वाइन के बारे में सुना होगा। ये एक अत्यंत भयानक पौधा है जो सभी जीवित चीजों को खा जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, फूल हो या यहाँ तक कि पेड़ भी। जुगल ने सिर हिलाया। हालांकि वो एक अल्केमिस्ट नहीं था, लेकिन उसने प्रसिद्ध डेविल्स वाइन के बारे में सुना था। रुद्रसेन ने आगे कहा, हार्ट हंटिंग ग्रास डेविल्स वाइन से ढके क्षेत्रों में उगती है। इस प्रकार का रहने का वातावरण बहुत कठोर है। शुरुआत में हार्ट हंटिंग ग्रास अन्य पौधों, जीवित चीजों और यहाँ तक कि मानव कल्टीवेटर्स के समान ही थी और अक्सर डेविल्स वाइन द्वारा खा ली जाती थी। हालांकि इस तरह के कठिन रहने वाले वातावरण में हार्ट हंटिंग ग्रास ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया और वो इसका पलटवार था। डेविल्स वाइन में कोई कमजोरी नहीं है, ये शक्तिशाली दिखाई देता है, लेकिन ये पहाड़ की चट्टानों में जड़ें जमाए रहता है। बेलें जहरीली हैं लेकिन जड़ें नहीं हैं, इसलिए हार्ट हंटिंग ग्रास अपनी जड़ों को विकसित करने का प्रयास करती है, चट्टानों में तब तक ड्रिल करती है जब तक कि वो अंततः डेविल्स वाइन की जड़ों में जड़ें नहीं जमा लेती और डेविल्स वाइन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर लेती। जब तक डेविल्स वाइन हार्ट हंटिंग ग्रास को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है, तब तक हार्ट हंटिंग ग्रास अपनी जड़ों का उपयोग कुछ ही सांसों में डेविल्स वाइन की जड़ों का गला घोटने के लिए कर सकती है। रुद्रसेन की बात सुनने के बाद सिर्फ जुगल ही नहीं बल्कि युवराज कुमार और फारूक जैसे अन्य लोगों के भी विचारशील भाव थे। रुद्रसेन ने आगे कहा, दुनिया के रास्ते कठिन हैं। ऐसा लगता है कि नीला क्लाउड की 12 चोटियां सद्भाव में रह रही हैं, लेकिन लहरें अशांत हैं। हमारा हेवन रिपेयरिंग पीक एक अनिश्चित स्थिति में है और हमें सूची से हटाया भी जा सकता है। क्या हम डेविल्स वाइन द्वारा निगल लिए जाने वाले एक सामान्य फूल या क्रूर जानवर बनने जा रहे हैं, या ये हार्ट हंटिंग ग्रास थी जो भाग्य के सामने झुकने को तैयार नहीं थी और खुद को मजबूत करती रही? अंध रूप से चकमा देना केवल डेविल्स वाइन के अहंकार को बढ़ाएगा। केवल एक प्रभावी पलटवार ही डेविल्स वाइन के अहंकार को दबा सकेगा और उसे आज्ञाकारी बना सकेगा। उसे हार्ट हंटिंग ग्रास को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जुगल ने शौक से रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन की हार्ट हंटिंग ग्रास स्टोरी ने जुगल के दिल को गहराई से झकझोर कर रख दिया था। 10 साल से अधिक समय में पहली बार उसके मन में एक विचार आया और वो था विरोध करना। जुगल अपने ही विचारों से चौंक गया। उन्होंने रुद्रसेन को मनाने के लिए कुछ कारण खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन जुगल ने पाया कि उन्हें इस शिष्य को मनाने का कोई कारण नहीं मिल रहा था जो अभी अभी स्वर्ग की मरम्मत करने वाली शिखर में शामिल हुआ था। इसके अलावा उसका दिल हिल रहा था, जैसे कि उसे इस शिष्य ने मना लिया था जो अभी अभी स्वर्ग की मरम्मत करने वाली चोटी में शामिल हुआ था। जुगल ने अपने दिल में आह भरी, अगर कोई सम्मान से भरा जीवन जी सकता है तो कौन अपमान का जीवन जीना चाहेगा? समय इस जूनियर ब्रदर के किनारों को चिकना कर देगा, है ना? जुगल कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत शांत था, लेकिन जुगल को अचानक पता चला कि उन्हें जूनियर भाई रुद्रसेन का कट्टरपंथी व्यक्तित्व बहुत पसंद है।
अभी जुगल क्रूर वास्तविकता से रुद्रसेन के किनारों को चिकना होते हुए देखकर थोड़ा भी डर गया था। ये आज हेवन रिपेयरिंग पीक के कई शिष्यों की तरह था। उनके पास कोई जुनून नहीं था और केवल कदम दर कदम अपना जीवन जीते थे। वे कुछ हद तक चलने वाली लाशों की तरह थे, आशा को देखने में असमर्थ थे। हालांकि जुगल अपने जूनियर ब्रदर्स और जूनियर सिस्टर्स को वर्णन करने के लिए इस तरह के बदसूरत शब्द का उपयोग करना नहीं चाहता था, लेकिन जुगल को अचानक थोड़ा चिढ़ महसूस हुई। वो नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि रुद्रसेन को देर सवेर सुचारू कर दिया जाएगा, या क्योंकि उसने उस अपमान के बारे में सोचा था जो अन्य चोटियों ने स्वर्ग की मरम्मत करने वाली चोटी को दी थी। अंत में जुगल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर शक्तिहीनता की गहरी भावना है। हेवन रिपेयरिंग पीक वास्तव में उजाड़ था। अन्य चोटियों में कम से कम 4 या 5 यिन यांग दायरे के बुजुर्ग थे और कुछ में 10 भी थे। हालांकि हेवन रिपेयरिंग पीक में केवल एक एल्डर था जो पीक लॉर्ड का अनुसरण करता था और चुपचाप हेवन रिपेयरिंग पीक की रक्षा करता था। अन्य चोटियों में से किस में कई प्रतिभाएं नहीं थीं। हर चोटी में कुछ यिन यांग दायरे की प्रतिभाएं थीं, लेकिन हेवन रिपेयरिंग पीक में जुगल की सबसे मजबूत खेती केवल मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत पर थी। इसके अलावा जुगल को पता था कि उसके पास किस प्रकार की प्रतिभा है। उनकी वर्तमान खेती पहले से ही सीमा थी। वो जानता था कि वो कभी भी यिन यांग दायरे को नहीं तोड़ पाएगा। ये स्वर्ग की मरम्मत करने वाली चोटी थी। सभी की नज़रों में स्वर्ग की मरम्मत करने वाली चोटी पहले से ही डिस्पेंसेबल थी। जुगल ने आह भरी। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, आप लोग जाकर संप्रदाय के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जुगल ने अपने पैर खींचे और दूर चला गया। उसे अचानक अपने दिल में थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसने पीक लॉर्ड, हेवन रिपेयरिंग पीक और अतीत के बारे में सोचा। अंत में वो केवल आहें भर सका। क्या स्वर्ग की मरम्मत करने वाली चोटी को वास्तव में सूची से हटा दिया जाएगा? उसके बाद दिन बहुत शांति से बीते। रुद्रसेन और अन्य लोगों ने कदम दर कदम खेती की। 1 महीने के बाद रुद्रसेन ने मार्शल जनरल क्षेत्र की 9वीं परत को तोड़ने का प्रयास करने की योजना बनाई। उसे लगा कि अब तोड़ने का समय आ गया है। रुद्रसेन ने अपने कमरे में एक महान आध्यात्मिक सभा की स्थापना की। फिर उसने स्पिरिट स्टोन्स का घना ढेर लगा दिया। वो पालथी मारकर बैठ गया और प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट टेक्निक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। तुरंत स्पिरिट स्टोन्स में निहित शुद्ध ऊर्जा जल्दी से बाहर निकल गई। महान आध्यात्मिक सभा फॉर्मेशन के कारण ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। अत्याचारी ऊर्जा रुद्रसेन के शरीर में डाली गई। प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट टेक्निक के परिवर्तन के तहत ऊर्जा प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की शुद्ध ऊर्जा में बदल गई। फिर ये अपने स्वयं के शुद्ध की के साथ जुड़ गई। रुद्रसेन की शुद्ध की तेजी से बदल गई। रुद्रसेन के शरीर से रंबल रंबल निकला। उसकी शुद्ध की नदी की तरह प्रवाहित हो रही थी। अज्ञात समय बाद रुद्रसेन को केवल ये महसूस हुआ कि उनके शरीर में ऊर्जा पागलों की तरह बढ़ रही है। मैं टूट गया। रुद्रसेन के चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। वो अंततः मार्शल जनरल क्षेत्र की 8वीं परत से मार्शल जनरल क्षेत्र की 9वीं परत तक टूट गया था। उसकी ताकत भी 78,125 ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत से 3,90,625 ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत तक पहुंच गई थी। उसकी 5 डिवावरिंग मार्शल स्पिरिट्स ने उसकी युद्ध शक्ति को 5 गुना बढ़ा दिया था। रुद्रसेन की ताकत 9,53,125 ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत तक पहुंच सकती थी। एक ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत 10 ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत के बराबर थी। तब रुद्रसेन की ताकत 1,95,31,250 ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट की ताकत के बराबर थी। ये ताकत बहुत भयानक थी। अभी रुद्रसेन को मार्शल जनरल क्षेत्र की 10वीं परत के एक सज्जन को कुचलने के लिए केवल अपनी उंगली हिलाने की जरूरत थी। जब वो अलग अलग तरीकों का उपयोग करता था तो वो साधारण मार्शल कल्टीवेटर्स को भी हरा सकता था। दूसरी ओर अगर उनका सामना रुद्रसेन जैसे किसी व्यक्ति से होता जिसके पास भयानक युद्ध शक्ति थी तो ये कहना मुश्किल होता। उदाहरण के लिए निर्मल बहुत भयानक था। निर्मल की मार्शल स्पिरिट विशेष रूप से भयानक थी। जब निर्मल ने 3000 वीक वाटर स्पिरिट का उपयोग किया तो यिन यांग लेयर के नीचे बहुत से लोग नहीं थे जो हिम्मत कर सकें कि वो निर्मल को हरा सकते हैं। बुरा नहीं है, आप पहले ही मार्शल जनरल क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच गए हैं। इसी समय रुद्रसेन के कानों में एक आवाज आई।
जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। फायर किलिन, ये वास्तव में फायर किलिन की आवाज थी। मैं जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा, आओ और जल्दी से मुझे देखो, फायर किलिन ने टेलीपैथी के माध्यम से कहा। रुद्रसेन जल्दी से तियानमेंडिंग पीक के जंगल में फायर किलिन से मिलने चले गए। उन्होंने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इस दौरान इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे केवल तब पता चला जब मैंने किंग यांग संप्रदाय छोड़ा कि आपके परिवार के साथ कुछ हुआ है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अपनी खेती के स्तर को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और फिर आनंद प्राचीन राजधानी जाने के लिए पूर्वी दैवीय प्रांत में लौटना चाहिए। फायर किलिन ने कहा, खेती के मामले में जल्दबाजी बर्बादी करती है, आप इसे जल्दी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय पूर्वी दैवीय प्रांत में किंग यांग संप्रदाय से संबंधित है? क्या वे संबंधित हैं? रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए। उनकी किंग यांग संप्रदाय से गहरी शिकायत थी। किंग यांग संप्रदाय के उच्च अधिकारी भी रुद्रसेन को नहीं जाने देना चाहते थे। किंग यांग संप्रदाय के संस्थापक ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य थे। बाद में उन्होंने अपना संप्रदाय स्थापित किया। किंग यांग संप्रदाय के इतने मजबूत होने का कारण ब्लू क्लाउड संप्रदाय का समर्थन है। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। किंग यांग संप्रदाय सोचता है कि वे अब मजबूत हैं, जबकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। यही कारण है कि किंग यांग संप्रदाय ब्लू क्लाउड संप्रदाय से बहुत खुश नहीं है और उनके बीच कुछ विवाद हुए हैं। वे दोनों बहुत ठंडे हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, तुमने मुझसे बात करने के लिए सिर्फ टेलीपैथी का उपयोग किया। क्या तुमने अपनी शतवज्ञ शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है? फायर किलिन उदास था और शाप दे रहा था। मैं अपनी शतवज्ञ शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था, लेकिन मुझे उस तात्विक लावाण ने धोखा दिया। हाँ, उस तात्विक ने धोखा दिया? क्या हुआ? रुद्रसेन ने उत्सुकता से पूछा। उस दिन हम किंग यांग संप्रदाय के दूसरे कुलपति की कब्र पर गए और 50,000 साल पुरानी यिन स्पिरिट नेदरवर्ल्ड घास पाई। ये राजा स्तर का सर्वोच्च खजाना है। फायर किलिन बोलते हुए अपने दांत पीस रहा था। 50,000 साल पुराना? रुद्रसेन हांफने लगे। 5,000 साल। दुनिया बदल गई थी और आध्यात्मिक चिकित्सा का एक डंठल वास्तव में 50,000 सालों से बढ़ा था। ये बहुत चौंकाने वाला था। फायर किलिन ने आगे कहा, वो 50,000 साल पुरानी स्पिरिट हर्ब मेरे शरीर को उत्तेजित कर सकती है और मेरे शरीर को एक बार फिर से शतवज्ञ शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दे सकती है। मूल रूप से मेरा उस डेड डाओइस्ट के साथ एक समझौता था कि बाकी का खजाना उस डेड डाओइस्ट का होगा और 50,000 साल पुरानी स्पिरिट हर्ब मेरी होगी। वो डेड डाओइस्ट भी सहमत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डेड डाओइस्ट मुझ पर चुपके से हमला करेगा और इससे पहले कि मैं भाग सकूं, मेरे हाथों से स्पिरिट हर्ब को जबरन छीन लेगा और मैं केवल स्पिरिट हर्ब का एक छोटा सा हिस्सा छीनने में कामयाब रहा। इसे लेने के बाद इसने मेरे शरीर को शतवज्ञ शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं अपनी कुछ खेती को पुनः प्राप्त करने के लिए माना जा सकता हूं, जो लगभग मार्शल किंग क्षेत्र की 10वीं परत के बराबर है। अगर मैंने पूरी स्पिरिट हर्ब खा ली होती तो शायद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया होता। पवित्र बास, ये वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्रसेन वाक्संठ है गया। फायर किलिन रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। उस शापित मोटे को मुझे एक बार फिर देखने मत दो, अन्यथा मैं उसे 1000 टुकड़ों में काट दूंगा, उसे नंगा करूंगा और सड़कों पर परेड करूंगा। रुद्रसेन फायर किलिन की उदासी को समझ सकता था। उसने असीम डाओइस्ट के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन अंत में उसे असीम डाओइस्ट द्वारा बुरी तरह से स्थापित किया गया था। फायर किलिन हमेशा अपनी शतवज्ञ शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता था और सफल होने वाला था, लेकिन असीम डाओइस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। मुझे पता था कि वह शापित डाओइस्ट विश्वास के योग्य नहीं था, रुद्रसेन ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम मैंने अपनी कुछ शतवज्ञ शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और अब पहले की तरह नहीं हूं। इसके अलावा मैंने गुप्त रूप से उस शापित डाओइस्ट से डिवाइडिंग मेटल एक्यूपंक्चर टेक्निक सीख ली। ओह, डिवाइडिंग मेटल एक्यूपंक्चर टेक्निक, ये किस प्रकार की गुप्त तकनीक है? रुद्रसेन हैरान था। फायर किलिन ने कहा, यह कोई गुप्त तकनीक नहीं है, ये एक गंभीर लूट की तकनीक है। कब्र लूटना? रुद्रसेन चकित रह गए। कीमैन डंजिया 5 एलिमेंट्स और 8 ट्रिग्राम में कब्र लूटने की तकनीकों के रिकॉर्ड थे, लेकिन कब्र लूटने की तकनीक अत्यंत रहस्यमयी है।